नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी और बात इस समय हम हाल ही में आए अंसल के पूरे मामले को लेकर करने जा रहे हैं। ये क्या विवाद है, किस प्रकार से सामने आया और सरकार का जो सख्त रुख इस पूरे मामले पर अपनाया गया है, उसमें आखिरकार अब किस प्रकार से सभी की पोल खुलने वाली है, नपने सब वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एलडीए जो कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, अब मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद जागा है। अब 5,000 से लेकर 7,000 आवंटियों के साथ धोखाधड़ी करने का ये जो पूरा मामला है, अब ये ताक पर है, जांच के दायरे में है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि जांच पूरी हो और तमाम चीजें क्लियर कर दी जाए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है किसी भी तरीके से, क्योंकि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और अक्सर ये विवाद जमीनों के, अक्सर ये विवाद हम कहेंगे अधिग्रहण के, अक्सर ये विवाद भोली भाली जनता के साथ धोखाधड़ी करके उनसे पैसे ऐंठ कर जीवन भर की उनकी जमा पूंजी लेकर ये होते चले आए हैं। तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हम देखते हैं, वो बात चाहे राजधानी लखनऊ की हो, वो नोएडा की हो या अलग अलग शहरों की हो। आज इस पर बात करेंगे कि ये जो पूरा मामला है वो नया नहीं है, लेकिन आखिरकार सरकार का जो रुख है ये कितना महत्वपूर्ण है और यदि इस तरीके के रुख समय रहते अपनाए जाएं तो किस प्रकार से ऐसी कंपनीज पर जो तमाम चीजें हैं वो पहले से तय होंगी। देखिए, तमाम इस चीज को लेकर हम आपके सामने तमाम चीजें रखते हैं इस समय कि देखिए, रेरा की जब हम बात करते हैं, बिजली विभाग की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, तो उनका भी इन तमाम घोटालों में किस प्रकार से रोल रहता है। देखिए, अंसल एपीआई के जो टॉप अधिकारियों की संपत्ति की जांच इस समय ईडी कर रही है, जांच के दायरे में है वो तमाम संपत्तियां। इसी के साथ अगर बात करें तो देखिए, रेरा कई परियोजनाओं पर जुर्माना पहले से लगा चुका है, लेकिन निवेशकों को इससे कोई राहत नहीं मिली है। वहीं अगर देखिए बिजली विभाग की बात करें, बकाये को लेकर तमाम चीजें बिजली विभाग की तरफ से भी वहां पर की गई। टाउनशिप प्रोजेक्ट में घोटालों की जांच सीबीआई भी कर रही है, यानी कि अपनी हर एजेंसी का जो कार्य है वो यहां पर किया जा रहा है। जिस विभाग का, जिस एजेंसी का जो कार्य है वो तमाम चीजें हो रही हैं, सख्ती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई इन तमाम मामलों में विक्टिम है तो विक्टिम साफ तौर पर आम जनता है। वो भोले भाले लोग हैं जिन्होंने भरोसा जताया, निवेश किया और वहां पर वो तमाम प्रोजेक्ट्स खरीदे। उन 7,000 निवेशकों का सवाल है जो अपील कर रहे हैं, जो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि बचा लीजिए, जीवन भर की जमा पूंजी यहां पर लगी है, नहीं बच पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जीवन जीने का संकट होगा सामने। ये उन सभी की बात है। हालांकि देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वो वाकई में ही इन तमाम चीजों में जो फैसला होना चाहिए था वही है। मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया है कि कहीं पर कोई राहत, कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। 1 सप्ताह के अंदर सारी चीजें क्लियर हो, पूरी कार्रवाई हो और जमीनों को किस प्रकार से जिनका आवंटन हुआ, किस वजह से, किस हक के तहत, किस राइट के तहत, किस तरीके की जमीनें जो वहां पर बेची गई, उन सभी की क्लियर तमाम रिपोर्ट सामने रखी जाए। अब सवाल यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है, सरकार की तरफ से अपने जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं, ये निर्देश देने में क्या देरी हुई है और ये निर्देश समय समय पर सरकारों के द्वारा किस प्रकार से देने चाहिए समय रहते हुए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। विपक्ष भी हमारे साथ मौजूद होगा, हमारे साथ वो विक्टिम भी होंगे, वो निवेशक भी होंगे जिन्होंने तमाम चीजें यहाँ पर इन्वेस्ट की हैं और साफ तौर पर सत्ता पक्ष से भी हमारे पास चीजें होंगी। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता हैं अमरदीप त्रिपाठी जी, वो जुड़ गए हैं। रुक उनका कर लेते हैं। अमरदीप जी, देखिए, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अमरदीप जी आपका स्वागत करती हूँ कि ये जो पूरा मामला है सर, सरकार की तरफ से देखिए इस पूरे मामले पर रुख तो स्पष्ट हुआ है, मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिए, लेकिन सवाल सर सत्ता पक्ष से ये बनता है और ये बनना चाहिए भी कि आखिरकार ये देर क्यों हुई सर। देखिए, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 7,000 लोग हैं और जब ऐसी ही बात थी कि मुख्यमंत्री सरकार इन तमाम चीजों को लेकर पहले से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही थी, फिर ऐसे कैसे ये इतनी बड़ी कंपनियां पल रही हैं, इतने बड़े फ्रॉड कर रही हैं और तमाम जो विभाग है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है और सरकार को पता तक नहीं है। देखिए विशाखा जी, ग्रुप है वो आज का ग्रुप नहीं है जी, ये बहुत पुराना ग्रुप है। लगभग अंसल ग्रुप के जो परिवार है
जी 40 साल से ज्यादा पहले की ये कंपनियां, अलग अलग कंपनियों में उनके जो है ग्रुप बनाए हुए हैं और वो लोग अपना व्यापार करते हैं। आज जो 7,000 लोगों के साथ में जो ठगी हुई है, जो बायर है, जी होम बायर है, उनके साथ ठगी हुई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और अन्य जिलों में, ये निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाला है, सोचनीय विषय है, ये बहुत दुखद विषय है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ने इसको संज्ञान में लिया है जी कि किसी भी होम बायर के साथ में नाइंसाफी नहीं होने पाएगी। सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उनको न्याय दिलाने का कार्य हम लोग करेंगे। एक कमेटी बनाई गई है एनडीए की, और जो बायर के लोग हैं, जो बायर की टीम है, उसमें से कुछ लोगों के एक गठित किया जाएगा और कोर्ट में जाया जाएगा मजबूत तथ्यों के साथ में, ताकि जो है मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए। सरकार 7,000 बायर्स के साथ में खड़ी है और न्याय दिलाने का कार्य करेगी। ईडी और सीबीआई इस पर ऑलरेडी जांच कर रही है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। लोगों ने अपनी जो है पूरे जीवन की कमाई को जो है लगा रखा है, लोग दुखी है, लोग अपील कर रहे हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए और सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। आप देखेंगे एनडीए ने भी इसको संज्ञान में लिया है। एनडीए का 400 करोड़ रुपया भी बकाया है। तो मुख्यमंत्री जी ने एनडीए को भी निर्देश जारी किया गया है कि आप एफआईआर करवाइए। जगह जगह पर जिन भी जनपद में अंचल की प्रॉपर्टी है या अंचल से संबंधित लोग रहते हैं, उन सभी अधिकारियों पर एफआईआर होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है। जो एलटी ने जो इसको दिवालिया घोषित किया था, उसके खिलाफ भी सरकार अपील करने जा रही है। हाँ। क्योंकि जो है 7,000 होम बायर्स को न्याय दिलाने की हमारी प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री जी इसके लिए आश्वासन दे चुके हैं। इससे जितना भी सरकारी तंत्र का हटा सकेगा, हम लोग चारों तरफ से नकेल कसेंगे। लेकिन अमरदीप जी देखिए, सवाल ये भी कहे जा रहे हैं, विपक्ष के लोगों का ये भी कहना है कि संख्या 7,000 है, इसलिए शायद सरकार को ये सब करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें संख्या 700 रही होगी, जिनमें संख्या 500 है, लेकिन कई सैकड़ों लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं इसी तरीके की तमाम चीजों में। हम नोएडा के अंदर देखते हैं, यहाँ भी नोएडा अथॉरिटी के अंदर ये तमाम चीजें, इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आज तक उन लोगों को ना तो उनका कोई आधिकारिक बनावा उनके नाम पर है, उन्होंने अपनी तमाम जीवन की जमा पूंजी वहां पर लगा दी है। और ऐसी सब चीजें, ऐसे जो बिल्डर्स हैं, ऐसे जो ग्रुप हैं, वो पनपते आखिर क्यों हैं? देखिए, अधिकारियों की उन पर मेहरबानी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना आप कहिए कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में जमीनों का जो आवंटन है वो किया गया है। तो इतना बड़ा कोई आदमी बन रहा है राज्य के अंदर, वो भी देश के, हम कहेंगे कि राज्य की राजधानी के अंदर, और सरकार को पता नहीं चलता है। सर, ये लूप होल है सरकार का, और आपकी सरकार का नहीं है, इससे पहले की जो सरकारें रही है उनका भी है। देखिए विशाखा जी, निश्चित रूप से जो इस प्रकार से भू माफिया उत्तर प्रदेश में पनप रहे थे, ये आज के भू माफिया नहीं है। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 7 साल 8 साल पहले आई, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले कहा था कि भू माफियाओं की कमर तोड़ दी जाएगी, क्योंकि वो नाम उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश असल में अगर आप देखेंगे तो ये भू माफिया प्रदेश था। जगह जगह पर, एक एक कस्बे में, एक एक गाँव में, हर तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित भू माफियाओं ने अपना कब्जा पूरा उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कर रखा था। उनको रोकने के लिए पिछले 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो भी समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित भू माफिया है, उनकी कमर को तोड़ा जाए, उनको बंद किया जाए। और हम लोग हर तक आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, चाहे नोएडा, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, हर जगह हम लोगों ने भू माफियाओं पर नकेल कसने का प्रयास किया है। इसी दिशा में आज अंचल को हम लोगों ने जो है ये निर्णय लिया है कि 7,000 लोगों को न्याय मिलेगा। अब पहले भी छोटे छोटे जगहों पर जो भू माफिया के जो अब सरकार के संज्ञान में आता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त बिना विलंब किए योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करती है, वो किसी भी जनपद का मामला हो। ठीक है, लेकिन देखिए, ठीक है अमरदीप जी, मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, इसलिए एक हफ्ते में यहाँ से वहां तक, अब हम कहेंगे कि तलवारें भी लटक रही हैं, भाग भी रहे हैं वो लोग जो तमाम चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, वो विभाग भी, वो अफसर भी, वो अधिकारी भी, तमाम लोग। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सरकार की शय भी रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी सरकार, जो भी सत्ता में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं, विपक्ष देखिए इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उनको भी पता है कि जब वो सत्ता में होंगे तो जरूरत उनको भी होगी।
तो आम लोगों का, उन निवेशकों से जब हमने बात की है, उन निवेशकों की तमाम चीजें हमारे सामने भी आई है, हमने कल उन तमाम लोगों को दिखाया भी है बोलते हुए। निवेशकों का जो कहना है, जो पीड़ित है, उनका कहना यह है कि देखिए, बिना सरकार की शय के, बिना प्रशासन की शय के इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड नहीं हो सकता। उसको जवाब कैसे देगी सरकार? देखिए विशाखा जी, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, हजारों भू माफियाओं को जो है जेल में डालने का कार्य किया गया है, हजारों भू माफियाओं पे नकेल कसने का कार्य किया गया है। हाँ। क्योंकि 8 साल पहले इस उत्तर प्रदेश में गांव से लेकर महानगर तक भू माफियाओं का जाल समाजवादी पार्टी ने फैला कर रखा था। हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है। आज एक दो केस नहीं, हजारों केस अगर आप उठा के देखेंगे, योगी सरकार में एक्शन हुआ है। बुलडोजर चलने का कार्य कर रहा है, जो अतिक्रमण करते हैं, जो लोगों की जमीनों को लूटते हैं, जो लोगों की जमीनों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जब सरकार के संज्ञान में कोई छोटा भी मामला अगर आ जाता है, कोई व्यक्तिगत किसान का भी मामला आ जाता है, तो बिना किसी हिल्ला हवाली के सरकार तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करती है। और हम लोग इसको माइक्रो लेवल पर मॉनिटर करते हैं। प्रदेश के अंदर कोई भी अगर ऐसी घटना घटित होती है, ऐसा हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आता है कि कोई भू माफिया अगर किसी की जमीन कब्जाने का कोशिश कर रहा है, किसी को धोखा देने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करते हैं। और उसमें अगर कोई भी अफसर है, कोई अधिकारी है किसी भी विभाग से जो उन भू माफियाओं को समर्थन देने का कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कार्य हम लोग करते हैं। ठीक है अमरदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे पास वो तमाम विक्टिम्स भी हैं, वो निवेशक भी हैं, जिनकी तरफ से जो इस पूरे फ्रॉड में फंसे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है मैं वो भी चाहूंगी कि यहाँ पर हम पहले सुनवाए, आप भी सुनिए, हम भी सुनिए, दर्शक भी सुनते हैं कि देखिए जो लोग 7,000 हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा, शायद एक एक तक पहुंचना भी मुश्किल है। वो तमाम चीजें भी हमारे पास हैं, उन लोगों के बयान भी हैं, और कोशिश हमने ये भी की कि उन 7,000 में से शायद कुछ जो मुख्य लोग हैं, जिन्होंने शायद ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन तक पहुंचा जाए। ठीक है, वो तमाम चीजें हम आपको सुनवाएंगे। अभी अमरदीप जी, देखिए सवाल दूसरा ये बनता है कि एक हफ्ते में मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप पूरा रिपोर्ट तैयार करिए। क्या मुमकिन है कि एक हफ्ते के अंदर 7,000 के 7,000 लोगों का क्या कुछ ब्यौरा है, क्या कितना है, तो जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, विभाग हैं, वो एक हफ्ते में वो तमाम अच्छी रिपोर्ट, एक सही रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे जिस पर कार्रवाई हो? नहीं है जी, ये 7,000 लोगों के जीवन की गाढ़ी कमाई है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने अगर 7 दिन का टाइम दिया है, तो 7 दिन के अंदर सही पूरी जो है रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी। कोई गलत रिपोर्ट जो है सबमिट ना होने पाए, उसके लिए सारी टीम तैयारी की जा रही है और लोगों को न्याय मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए निश्चित रूप से, और जो भी 7,000 लोग हैं उनको हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोगों के पास सरकार है, आप लोगों को न्याय मिलेगा, इसमें कोई हिल्लावाली नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि देखिए तमाम विभाग भी इसकी जद में आते हैं, जिसमें हमने देखा है कि सीबीआई अपनी तरीके से कार्य कर रही है, ईडी की तरफ से कहा गया है कि अपनी तरीके से वहां पर कार्य किया जा रहा है। तमाम जो इन्वॉल्वमेंट जिस एजेंसी के हिसाब से हैं वो वहां पर किए जाएंगे। एक साथ सारी एजेंसियां कार्य करेंगी इस पूरे मामले को लेकर और तत्कालिक रूप से निर्णय लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए अंसल जो ग्रुप है, उनके मालिक का, उनके जो अन्य लोग हैं वहां पर, कंपनीज के जो अधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि हम अपना पक्ष रखेंगे। क्या सरकार के द्वारा उनके पक्ष को भी सुनने की तैयारी है? सुना जाएगा या मामला इतना बड़ा है कि सुनने लायक नहीं है उनका पक्ष? देखिए विशाखा जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के पक्ष को सुनना नहीं चाहते हैं। पक्ष को बिल्कुल सुना जाएगा, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से अंचल का ठगी का मामला आया है, धोखाधड़ी आया है, ये कई दिनों से मामला चल रहा है। पक्ष को बिल्कुल सुना जाएगा, उनके पक्ष को भी सुना जाएगा, और जो पीड़ित 7,000 लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई था, उनके पक्ष को भी सुना जाएगा। कमेटी बनाई जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, न्याय मिलना है। हम लोगों की प्रायोरिटी है, सरकार की प्रायोरिटी ये है कि 7,000 लोगों के साथ न्याय हो। बिल्कुल अमरदीप जी, यानी कि हर तरीके से सरकार तैयार है। और विपक्ष से आप क्या कहेंगे कि विपक्ष इस पूरे मामले में भी अब उंगली करे या फिर कहीं ना कहीं साथ दे, क्योंकि मामला इतना बड़ा है, वो 7,000 लोग विपक्ष के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने सत्ता पक्ष के लिए हैं?
शाखा जी विपक्ष से समाजवादी पार्टी से तो कम से कम उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि जो भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर है या है, ये सभी समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित भूमाफिया है। ये समाजवादी पार्टी का हमेशा भूमाफियाओं को संरक्षण मिलता आया है, तो समाजवादी पार्टी से विपक्ष से इस प्रकार की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। सरकार का यह वादा है इन 7,000 लोगों को न्याय मिलता है। ठीक है अमरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। और देखना होगा कि ये 7,000 लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ किए गए इस धोखाधड़ी के पूरे मामले पर न्याय हो, उन्हें न्याय मिले, ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी ने अगर कह दिया है, वादा कर दिया है, तो वादा कब तक पूरा होता है। उन निवेशकों का क्या कुछ कहना है, उन पीड़ितों का क्या कुछ कहना है जो कि इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, वो आप जरा सुन लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सपना देखा था कि उनके भी पास भी एक बढ़िया विला हो या फ्लैट हो। ये वो निवेशक बैठे हुए हैं, एक बड़ी संख्या में पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि आज अपनी ये शिकायत क्षेत्रीय विधायक से भी करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक जिस तरीके से आने वाले हैं, अभी कुछ ही देर में वो आ जाएंगे। हम बात कर लेते हैं, कब आपने निवेश किया था? 2008 में। 2008 में पूरा पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया? 4.5 करीब 14,000। 2 फ्लैट थे ना, वो कौन से होते हैं फ्लैट, वही वाले में। और हमसे इसको दोबारा ब्लैकमेल करके 10,000 रुपया रिश्वत दिया। अब तब ये दोबारा ये दिया, हमारा 580 स्क्वायर फीट का दिया था सी सेक्टर में, और अब ये काट करके रिश्वत लेकर के ये 450 वाला दिया। वो भी हमारी रजिस्ट्री मार्च में होनी थी, तो अभी तक रजिस्ट्री नहीं हाँ किया भाई साहब, ये दोबारा बना दिया। ये देखिए, ये भाई साहब का कहना है कि अभी तक अंसल एपीआई ने कोई भी रजिस्ट्री नहीं की, और जो निवेशक हैं वो लगातार अंसल एपीआई के चक्कर काट रहे हैं। और भी बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, काफी समय से ये भी चक्कर काट रहे हैं। ये देखिए इनको बकायदा प्लॉट नंबर दे दिया गया। प्लॉट नंबर के साथ साथ ये लेटर है 2012 का, तो 12 का लेटर है आपका। कई बार मैं इनके पास रजिस्ट्री के लिए वहाँ एक्चुअली एन सेक्टर क्लियर भी है, जैसा उन्होंने बताया, खाली इनको रजिस्ट्री करने की बात है, प्लाटिंग नहीं किया वहाँ मौके पर। मैं रजिस्ट्री कर दे, रजिस्ट्री कास्ट भी मुझे दे, इनका कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं बचा, फिर भी नहीं कर रहे हैं। पूरा पैसा आपने दे दिया? पूरा पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया? मैंने 20 लाख। हाँ, तो रजिस्ट्री क्यों नहीं की आंसर? वही तो कारण नहीं है, बीच में तो ये बता रहे थे ये उलझे वो उलझे, 1 साल रुक जाइए जरा, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, करिएगा। जब जो आदमी वादा करता था, दोबारा अगर उसके पास जो यहाँ मिलते थे तो दूसरे सज्जन आते थे, बार बार टाइम लेते थे। और जमीन भी पड़ी हुई, ऐसा नहीं किसी ने किसी को बेच दिया तो वहाँ कोई कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है सेक्टर में। क्लियर प्लाटिंग कर दे, और रजिस्ट्री के बहुत सारे लोग यहाँ पीड़ित हैं, 2011-12 से परेशान है। ये वो पीड़ित हैं जो 2012 से हैं, कोई 2008 से है, लंबे समय से चले आ रहे हैं। बाबूजी, आपका भी है क्या इसमें? एक फ्लैट है आपका? प्लॉट है, तो 2012 में मैंने पेमेंट किया था, 20 लाख रुपए फ्लैट में दिया था और करीब 22-23 लाख रुपए प्लॉट में दिया था। तो फिर मैं रेरा में गया, तो रेरा में मुझको 56 लाख रुपए का आरसी इशू हुआ डीएम के वहाँ से। 4 महीना इसको भी हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, ये बुजुर्ग हैं, बाबूजी हैं, और बकायदा रेरा में गए, रेरा से इनको बकायदा आरसी भी इशू हुआ। ये देखिए, ये अमाउंट है 56 लाख के आसपास का अमाउंट है, और ये 56 लाख का जो अमाउंट है वो भी अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। और ये तब से अगर देखा जाए तो एक लंबे समय से अंसल एपीआई के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, कई ऐसे हैं जो फाइल लेकर के दौड़े हुए हैं। देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे कि एलडीए का जमीन फंस गई, उसमें 1400 करोड़ रुपए फंस गया। आज अखबार में निकला 800 करोड़ रुपया इसका फंस गया, नगर निगम की जमीन फंस गई। तो मैं ये कह रहा हूँ, नगर निगम या एलडीए सरकार नहीं है क्या? तो वो भी तो सरकार है, जनरल पब्लिक तो है नहीं। तो ये जो 83 करोड़ रुपए में इन्होंने एनसीईआरटी में करा दिया, अपने को दिवालिया, तो क्या ये गवर्नमेंट नहीं जा सकती एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में गवर्नमेंट नहीं जा सकती क्या? जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ जो रूल रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। इतने आदमी मारे घूम रहे हैं, वो इतनी बड़ी। देखिए, यही एक सवाल है आप लोगों से कि अब एनसीईआरटी ने दिवालिया घोषित कर दिया उसको। अब
ये जो भी गवर्नमेंट ने दिया है, मान लिया अंसल को दिया है तो किसी रूल रेगुलेशन से दिया होगा ना। ओवरऑल गारंटी गवर्नमेंट की होती है, उसको लेनी चाहिए। अगर वो भाग गया, दिवालिया हो गया, तो गवर्नमेंट को आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका कस्टोडियन ALDA था, उसको लेनी चाहिए। उसका खुद ही 400 करोड़ की जमीन जो मोर्टगेज किए थे बेच दिए वो खुद ही। इसका मतलब तो मिली भगत लग रही है जो है। इस पर निर्णय होना चाहिए प्रॉपर। गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आगे बढ़ करके इसको एक्वायर करके लोगों के प्लाट डिसाइड कराने चाहिए। ये वो निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया है और निवेशक भी यही कह रहे हैं कि इसको अब गवर्नमेंट को लेना चाहिए। बात कर लेते हैं, ये आपने कब बुक कराया था? अच्छा, ये आपके पिताजी हैं। अच्छा, ये कब? 2012 में। 2012 में बुकिंग कराई थी और अभी तक ये हमने 100% कर दिया था। तब से आज तक केवल रजिस्ट्री के लिए दौड़ रहे हैं। सेक्टर क्लियर है, जमीन भी है, रजिस्ट्री नहीं हुई। कितने अमाउंट दे करके पूरा क्लियर हुआ था? हमारे फादर ने सर 21 लाख रुपीस दिए थे। आप देखिए 2012, 2011, 2008 ऐसे जो लोग हैं, देखिए बड़ी संख्या में आज लोग बैठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा था कि उनका भी एक आशियाना हो। एक छोटा सा पौधा उस समय लगाया था। अगर 2008 की बात की जाए कि आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, उनके बच्चों के लिए कुछ चीज़ें सही होंगी, लेकिन जिस तरीके से अंसल API है और अंसल API के बाहर लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? आप भी पीड़ित हैं लग रहा है काफ़ी लंबे समय से। हाँ, पीड़ित तो मैं बहुत सालों से हूँ, क्योंकि 2013 के आसपास मैंने कुछ प्लॉट अंसल थे और 4-5 साल दौड़ने के बाद, रेरा में दौड़ने के बाद पता चला कि किसी भी प्लॉट में जगह नहीं है। इनके पास, अंसल के पास लैंड का ओनरशिप ही नहीं था। फिर 2018 में 19 में काफ़ी प्रयासों के बावजूद और काफ़ी ऊपर के लेवल से करने के बाद मैंने फिर अंसल के जितने भी डायरेक्टर्स थे और यहाँ के जितने सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके अगेंस्ट में, सबके अगेंस्ट में मैंने FIR कर दी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि FIR के बिना और कोई सोल्यूशन नहीं है और ये जब तक इनके ऊपर डंडा नहीं पड़ेगा ये अपनी बेईमानी से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि उससे पहले मैं LDA में भी मुलाकात कर चुका था। LDA में भी मैंने कंप्लेंट करी, रेरा में भी कंप्लेंट करी, ED इंक्वायरीज़ के लिए भी कंप्लेंट करी, इनकी जो FSI के बेस के पैसा कमा रहे थे उसके अगेंस्ट में भी कंप्लेंट करी। लेकिन रेरा इज़ ऑल्सो अ टूथलेस टाइगर, आई शुड से। वो इन्वेस्टर्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी ये नहीं है कि जो पीड़ित इन्वेस्टर्स हैं या जो होम बायर्स हैं उनका कहीं पर सपोर्ट हो। तो देखिए इस पूरे फ्रॉड को लेकर निवेशकों का क्या कुछ कहना है, विक्टिम्स का क्या कुछ कहना है, वो आपने सुना। और अब सत्ता पक्ष ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना। अब ये देखना है कि जो विक्टिम्स कह रहे हैं, जो निवेशक कह रहे हैं और सरकार जो कह रही है, वो कब एक साथ आकर इनको न्याय मिल पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा प्राइम न्यूज।